Assalamu alaikum students. Today our topic is deadlock. मीन्स कि डेडलॉक का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आज हम देखेंगे. आई एम गजनफर लतीफ़. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स, सिंगल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप एंड मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप. In single instance resource type, use a resource allocation graph, while in multiple instance resource type, use a Banker's algorithm. And how to avoid the deadlock using Banker's algorithm and RAG, resource allocation graph. तो नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं. पहले फर्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड नेक्स्ट देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, it pronounced with RAG. Resource allocation graph is the most efficient and convenient way to represent a state of system. It means that in our system, how the resources are allocated to a process and how the process assign the multiple resources. मतलब कि हर प्रोसेस को रिसोर्स किस तरह एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है ना. और प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस सेकंड ये है कि हाउ द प्रोसेस असाइन द मल्टीपल प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को मल्टीपल रिसोर्सेज किस तरह असाइन हो रहे हैं सिंगल इंस्टांस में और मल्टीपल इंस्टांस में. ये देखेंगे ये किस में देखने, इसको क्या कहते हैं. दिस इज़ नोन एज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. इट इज़ मोस्ट सूटेबल मेथड to represent the deadlock will occur or not. By using RAG, whether in this system deadlock will be occur or not. ये सब किसके थ्रू होगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू. और इसके थ्रू किस तरह हम अवॉइड हो सकते हैं डेडलॉक से. टू अवॉइड द डेडलॉक यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, एल्गोरिथम examines the resource allocation graph to ensure that there can never be a circular weight condition. कि ग्राफ के अंदर सर्कुलर वेट कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो इसका मतलब डेडलॉक अकर नहीं हो सकता, उससे अवॉइड किया जा सकता है. अगर ए साइक्लिक ग्राफ होगा तो डेडलॉक अकर नहीं होगा सिंगल इंस्टांस में. अगर साइक्लिक ग्राफ है तो इसका मतलब है डेडलॉक विल बी अकर. Next slide. Resource allocation graph contains two things, vertex and edge. Every graph has two things, vertex and edge. Vertex is known as process and resource, while edge means assign edge and request edge. Means edge contains two types, assign edge and मतलब assignment edge and request edge. The arrow toward the resource, it means that request edge means process is requested by resource. The PI is arrow to PI is requested by RJ, indicate that process PJ may request resource RJ represented by a dash line. तो दिस एरो इज जो फर्स्ट लाइन में एरो है टुवर्ड द रिसोर्स, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रिक्वेस्ट एज. while assignment edge is represented by the arrow toward the process. यानी कि जो एरो टुवर्ड द प्रोसेस होगा तो वो असाइन एज होगा, मतलब वो रिसोर्स उस प्रोसेस को असाइन हुआ होगा, एलोकेट हुआ होगा, तो उसको असाइनमेंट एज कहते हैं. इससे अपोजिट जो होगा असाइन रिक्वेस्ट एज से अपोजिट जो एज होगा, मतलब एरो होगा, अपोजिट एरो होगा, उसको असाइन एज कहते हैं. क्लेम एज कन्वर्ट्स टू रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स. क्लेम एज कन्वर्ट होता है कन्वर्ट करते हैं टू अ रिक्वेस्ट एज में. कब कन्वर्ट होगा,
जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स तो वो एज क्लेम एज रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट एज कन्वर्टेड टू अ असाइनमेंट एज। जब एक रिक्वेस्ट एज अपोजिट होगा मतलब उसका एरो टूवर्ड द प्रोसेस हो जाएगा, तो इसका मतलब है रिसोर्स एलोकेट हो जाता है प्रोसेस के पास, प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है। रिक्वेस्ट एज कन्वर्टेड टू अ असाइनमेंट एज व्हेन द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस। व्हेन अ रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस, जब एक रिसोर्स प्रोसेस से रिलीज होगा मतलब टास्क कंप्लीट करने के बाद रिसोर्स फ्री हो जाएगा प्रोसेस से, तो वो असाइनमेंट एज रिकन्वर्ट होगा दोबारा टू क्लेम एज। क्लेम एज मतलब उस वेट करेगा फॉर जो रिक्वेस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसको असाइन हो जाएगा वो रिसोर्स। तो व्हेन अ रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस असाइनमेंट एज रिकन्वर्ट टू अ क्लेम एज। एक जिस चीज़ को क्लेम कर रहा हो, रिक्वेस्ट के लिए क्लेम कर रहा है या असाइनमेंट एज के लिए क्लेम कर रहा है, उसको कहते हैं क्लेम एज। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैंने आपको बता दूं कि सिंगल इंस्टांस और मल्टीपल इंस्टांस में क्या डिफरेंस है। सिंगल रिसोर्स इंस्टांस, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर विद सिंगल डॉट अगर हो तो वो होता है सिंगल इंस्टांस टाइप, सिंगल रिसोर्स इंस्टांस। अगर रेक्टेंगुलर में मल्टीपल डॉटेड हो तो इसका मतलब है वो मल्टीपल रिसोर्स इंस्टांस है। इसका क्या मतलब है, एक रिसोर्स हमारे होती क्या है हमारे सिस्टम की, CPU, रजिस्टर, मेमोरी, ये दीज आर नोन एज रिसोर्सेज। एंड लाइक मेमोरी है, टाइप ऑफ मेमोरी रैम एंड रोम है, तो रैम और रोम उस रिसोर्स के इंस्टांस है। मेमोरी क्या रिसोर्स है, उसके इंस्टांस क्या है, रैम और रोम, तो दिस इज नोन एज इंस्टांस। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे दिस इज नोन एज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को। ये हमारे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2 और एक रिसोर्स है R1 एंड R2, दो रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर बॉक्स, एंड P प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब इट मीन्स, अब देखें, अब R1 इज असाइन टू P1 प्रोसेस, प्रोसेस ने एलोकेट किया हुआ है R1 रिसोर्स को एंड रिक्वेस्ट फॉर R2, और R2 की रिक्वेस्ट की है इट एंड नो एंड P1 ने भी और P2 ने, दोनों ने R2 की रिक्वेस्ट की हुई है, दोनों को नहीं मिला हुआ, बट P2 को R1 भी असाइन हुआ है। दिस इज नोन एज एक रिसोर्स लोकेशन ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हुआ, दिस इज नोन एज RAG। अब इसमें हमने देखना है, आगे फर्दर देखेंगे कि रिसोर्स लोकेशन ग्राफ के थ्रू कि ये सेफ मोड में है कि अनसेफ मोड में है। इट मीन्स इसमें डेल लॉकर हो सकता है, हो रहा है या नहीं हो रहा डेल लॉकर, तो किस तरह करेंगे वो फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। अब देखें, एक रिसोर्स लोकेशन ग्राफ है, दिस इज गोज इनटू द अनसेफ स्टेट। इट मीन्स कि in this graph del lock will be occur. How? del lock occur क्योंकि इसमें एक साइकिल बन रहा है, एक साइकिलर ग्राफ है, सर्कुलर वेव कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? P1 असाइन R1 रिसोर्स, मतलब रिसोर्स R1 किसको असाइन हुआ है, P1 को, प्रोसेस 1 को, और P1 ने रिक्वेस्ट की है R2 की, बट R2 किसको असाइन है, P2 को, और P2 इज रिक्वेस्टेड बाय R1, बट R1 जो सिंगल है वो P1 को है असाइन है, तो इट बिकॉज, तो ये भी वेटिंग में है, इसे R1 नहीं मिल सकता जब तक ये रिलीज नहीं होता, तो ये वेटिंग में है। तो इसका ये मतलब है कि स्टिल यानी कि जो इवेंट है वो हैपन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे डेल लॉक अकर हो रहा है, साइकिल ग्राफ बन रहा है, सर्कुलर वेट कंडीशन जो कंडीशन है डेल लॉक की वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है यहाँ ये जो RAG ग्राफ है ये कहाँ पे जा रहा है, किधर जा रहा है, अनसेफ स्टेट के अंदर। तो देन
deadlock will be occur in this graph. Next, resource allocation graph algorithm. Suppose that process pi request the resource rj. सपोज करते हैं कि एक प्रोसेस है, उसने रिक्वेस्ट की है रिसोर्स rj की. रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है ओनली कब, इफ कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एज टू एन असाइनमेंट एज. अगर एक रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाए, डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. इसका मतलब है कि अगर ये रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट होगी तो साइकिल जो है वो साइकिल इस ग्राफ के अंदर जो पीछे हमें ग्राफ देख पड़ा है ना, वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ए साइक्लिक हो जाएगा. मतलब उसमें साइकिल नहीं बनेगा, सर्कुलर वेट की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. तो इसका ये मतलब होगा इसमें फिर डेडलॉक अकर नहीं होगा. अगर साइकिल होगा सिंगल इंस्टांस के अंदर तो डेडलॉक विल बी अकर. अब सिंगल इंस्टांस में ये चीज़ हमने याद रखनी है, ये कंडीशन है सिंगल इंस्टांस रिसोर्स में. सिंगल इंस्टांस रिसोर्स इफ RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एज सर्कुलर वेट मीन्स साइकिल, तो ऑलवेज डेडलॉक, तो हमेशा क्या होगा, डेडलॉक अकर होगा, ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी. इफ RAG एज नाउ साइकिल, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई अगर साइकिल नहीं बन रहा, कोई ए साइक्लिक ग्राफ है, तो इसका मतलब है उसमें डेडलॉक नहीं होगा, वो सिंगल इंस्टांस है. कंडीशन ट्रू है, डेडलॉक अकर नहीं होगा, नो डेडलॉक. हमारे पास ये दो आगे एग्जांपल हैं. एग्जांपल 1 देखते हैं RAG की, मतलब इस टेबल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है. मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे ना एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम, वो भी इसके थ्रू ही, इसको फर्दर डिटेल के साथ आगे भी यही कंसेप्ट लेके जाना है. आगे देखेंगे उसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे उसमें, यही फर्दर इसको सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं. हमारे पास एक देखें P1 R1 assign P1 requested for R2 is assigned to P2 is also requested for R1. मतलब हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं R1 R2 और दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2. P2 ने रिक्वेस्ट की हुई R1 की, बट R1 तो असाइन हुआ हुआ है P1 को. P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है R2 की, बट R2 असाइन हुआ है P2 को. तो यहाँ पे भी एक साइकिल बन रहा है, एक साइक्लिक ग्राफ, और इसका मतलब है डेडलॉक अकर हो रहा है. तो हाँ कैसे देखते हैं इस टेबल के थ्रू. हमारे पास देखें एक टेबल है, हमारे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2. एक हम देखते हैं एलोकेट का कॉलम बना लेंगे, एक रिक्वेस्ट का कॉलम बनाएंगे. अब हमारे पास रिसोर्सेज कितने R1 एंड R2 दो हैं. अब एलोकेट कितने होंगे R1 एंड R2, रिक्वेस्ट कितने R1 एंड R2 दोनों की रिक्वेस्ट हो रही है. अब P1 क्या कर रहा है, P1 ने रिक्वेस्ट की है, P1 को R1 एलोकेट हुआ है एक रिसोर्स, R2 तो इसको एलोकेट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, R2 की उसने रिक्वेस्ट की हुई है, तो ये 1 और 0 हो जाएगा. और P2 ने को एलोकेट हुआ है R1 नहीं हुआ तो 0. P2 को R2 एलोकेट हुआ है, P2 को R2 एलोकेट हुआ है. देखें ये P2 को एलोकेट मतलब असाइन हुआ है, असाइन और एलोकेट इट विल बी सेम. एंड P1 is requested for R1, no 0. P1 requested for R2, yes 1. P2 is requested for R1, P2 is requested for R1, ठीक है 1 0. इट मीन्स के एलोकेट में क्या है, P1 में 1 0, P2 का 0 1 एलोकेट के टेबल में. अब रिक्वेस्ट के टेबल में R1 क्या है 0, R2 भी 1 0 1. अब देखें यहाँ पे ये R1 किसको असाइन है, P1 को, R2 ये असाइन किसको है, P2 को. सिंगल इंस्टांस है, इसका करंट अवेलेबिलिटी क्या बन रही है 0 0. ये रिक्वेस्ट मतलब अभी सिस्टम के अंदर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, R1 भी 0 है और 2 भी 0. अब देखना ये है, कैन दिस अवेलेबिलिटी टू फिल द रिक्वेस्ट ऑफ
फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ P1 और P2 को, P1 और P2 को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखें ये 0-0 कंडीशन है। P1 पे देखें, P1 पे क्या है, R1 को तो मिल चुका है रिसोर्स, R2 को नहीं, मतलब P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है R2 की, R2 को असाइन है P2 को, वेट करेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी क्या है 0, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, तो स्किप हो जाएगा। P2 को देखेगा, यहाँ पे देखो आगे 1 और 0, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। बोथ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल द करंट अवेलेबिलिटी एंड इट फॉर्म द साइकिल और सर्कुलर वेट, मीन्स एक साइकिल बन रहा है, एक सर्कुलर वेट कंडीशन फुलफिल कर रही है। इसका मतलब है ये अवेलेबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और डेडलॉक विल बी अकर इन दिस ग्राफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सिंगल इंस्टेंस की। ये सिंपल एग्जांपल है और इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। 2 रिसोर्सेज हैं, R1 एंड R2 विद सिंगल इंस्टेंस। अब P1 को R1 असाइन हो चुका है, P1 ने कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई है, नहीं भेजी, तो P1 की रिक्वेस्ट जो है R1 और R2 0-0 हो जाएगी। R1 उसे असाइन हुआ है, R2 असाइन नहीं हुआ, वो 1 और 0 एलोकेट और रिक्वेस्ट 0-0 है। ये बात क्लियर होगी। अब हम P2 को देखते हैं। P2 ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं भेजी हुई, रिक्वेस्ट 0-0 हो जाएगी। एलोकेट क्या हुआ है, R2 एलोकेट हुआ है 1, R1 तो नहीं हुआ 0, 0-1 0-0। अब P3 को देखें, P3 ने कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई है, यस, P3 ने रिक्वेस्ट भेजी है R2 को, P3 रिक्वेस्टेड फॉर R2 इज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर R1, तो 1-1 वो ऑन हो जाएगी। P3 इन्होंने कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं हुआ P3 को, फ्री है 0-0। तो यहाँ पे ये देखना है कि P1, P2, P3 की जो करंट अवेलेबिलिटी है रिक्वेस्ट की, कोई रिसोर्स की, मतलब कोई रिसोर्स अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, नहीं है, 0-0 है। तो कैन दिस अवेलेबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ P1, P2 एंड P3, P2 एंड P3 को ये फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये देखना है। सबसे पहले देखें रिक्वेस्ट 0-0 है, P1 की अवेलेबल क्या है 0-0, तो P1 टर्मिनेट सक्सेसफुली फुलफिल कर रही है। डायरेक्ट में क्या कर लेना है, इसको सक्सेसफुली टर्मिनेट करना, एग्जीक्यूट हो जाएगा, P1 सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास सिस्टम में 2 प्रोसेस रह गए, P2 एंड P3। अब देखना है जब ये सक्सेसफुल टर्मिनेट हो गया तो इसको जो एलोकेट हुआ था 1 और 0, ये तो रिलीज हो जाएंगे, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे 0-0 जो अवेलेबिलिटी है, तो 1 और 0। तो अब अवेलेबिलिटी क्या है, नो अवेलेबिलिटी 1 और 0। तो अब इस अवेलेबिलिटी पे चेक करेगा 1 और 0 पे कि आया P2 जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमारे सिस्टम में अवेलेबिलिटी क्या है, R1 भी मौजूद है, R1 रिसोर्स है और R2 नहीं है। तो P2 ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं, तो इसको रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली ये भी टर्मिनेट हो जाना है। P2 ने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो इस अवेलेबिलिटी में जो P2 को एलोकेट हुए थे रिसोर्सेज 0-1 वो इसमें ऐड हो जाएंगे, 1-0 में 0-1 ऐड हो जाएगा, तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी लास्ट में 1-1। अब इस पर चेक करेगा कि P3 पे ये सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही फुलफिल। अब देखिए P3 ने रिक्वेस्ट भेजी है, R1 की भेजी, R2 की भेजी हुई है, अब ये अवेलेबल है सिस्टम के अंदर लास्ट में, तो P3 यहाँ पे सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट नो डेडलॉक अकर, तो इसमें कोई डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। कैसे, कि ग्राफ भी एसाइक्लिक है। कैसे एसाइक्लिक है, देखें P1 को असाइन हुआ है, उसने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी हुई, तो साइकिल तो नहीं बन रहा, कहीं भी साइकिल नहीं बन रहा। देखो P3 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कि P1 से P3 को आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, असाइन तो हुआ R1 को, उसने कोई अगर रिक्वेस्ट भेजी है P3 को साइकिल बने, नहीं बन रहा, तो इट मीन्स दैट नो डेडलॉक विल बी अकर।
ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम, मल्टीपल इंस्टांस को देखेंगे, मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स को देखेंगे। नेक्स्ट अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Banker's algorithm. This algorithm handles multiple instances of the same resource, force threads to provide advanced information about what resources they may need for duration of the execution. The resources requested may not exceed the total available in the system. When a process requests a resource, it may have to wait. When a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time. It means in Banker's algorithm, the Banker's algorithm is also known as deadlock avoidance algorithm. सिस्टम को पहले से बताना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस आ रहे हैं और कौन से प्रोसेस किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेंगे। पहले से उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेंगे हर प्रोसेस, मतलब, और कितने टाइम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो फिर इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिस्टम इसके मुताबिक क्या करता है, परफॉर्म करता है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है या किस प्रोसेस को डिस्कार्ड करना है, जब सबसे पहले कौन सा प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में आएगा और कौन सा प्रोसेस अनसेफ सीक्वेंस में जाएगा। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में ये बताता है। एंड बैंकर्स एल्गोरिथम को डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम भी कहते हैं, और बैंकर्स एल्गोरिथम अदर देन दिस इज यूज फॉर डेडलॉक डिटेक्शन, और डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मींस कि इसमें एक तो डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है और ये बताया जाता है कि डेडलॉक को किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं। डिटेक्शन मीन दैट हाउ टू डिटेक्ट द डेडलॉक इन अ सिस्टम, whether a deadlock occur or not, whether the deadlock occurs or not, मीन्स कि बैंकर एल्गोरिथम में हमें डेडलॉक की डिटेक्शन भी होती है और अवॉइडेंस भी होती है। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से पहले हम इसको थोड़ी वाइज देख लें। बैंकर्स इज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एंड आल्सो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम मीन्स फाइंड द कंटेंट्स ऑफ नीड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स की ज़रूरत है, नीड मैट्रिक्स, उसके कंटेंट को फाइंड करते हैं। इज द सिस्टम, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट और अनसेफ। अब सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या है कि अगर जो प्रोसेस सेफ स्टेट में होंगे, अगर जितने भी तमाम प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, अगर वो सेफ स्टेट में आ जाते हैं, सेफ सीक्वेंस में, तो इसका मतलब है सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं है। अगर अनसेफ स्टेट में गए तो इसका मतलब डेडलॉक विल बी अकर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम की एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5 एंड 3 रिसोर्सेज हैं A, B एंड C। A को हमने कह दिया ज्यूम करते हैं CPU है, B मेमोरी है एंड C हमारे पास प्रिंटर्स हैं। अब CPU हमारे पास 10 इंस्टांसेस CPU के हैं, और मेमोरी के 5 इंस्टांसेस हैं और प्रिंटर्स के 7 इंस्टांसेस हैं। एंड एलोकेशन, मैक्सिमम नीड एंड अवेलेबिलिटी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एलोकेशन एंड मैक्सिमम नीड हमें गिवन होगी और अवेलेबिलिटी हो सकता है गिवन हो, लेकिन आपको इससे फाइंड करना पड़ेगा। हम इसको सोल्यूशन में जिस तरह फाइंड किया वो आपको ये अवेलेबिलिटी भी फाइंड हो जाएगी। 332 किस तरह आया है, ये आगे फार्मूलाज हैं उसके थ्रू पता लग जाता है, आगे बताऊँगा फर्दर। इसको फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अज्यूम करते हैं ये 5 प्रोसेस हैं और ये 5 प्रोसेस डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, A, B और C की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में मैक्सिमम नीड भी बता रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू एट द एंड बैंकर्स एल्गोरिथम हमें बताएगा
कि इस सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं. It means at the end Banker's algorithm tells us that deadlock will be occur or not. So it is also known as deadlock detection. मतलब कि इसमें डेडलॉक को अवॉइड भी किया जा सकता है और इससे हमें ये पता लगता है कि डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करना है, वो भी हम इसमें डिटेक्ट भी कर सकते हैं. तो इसलिए इसको हम डेडलॉक डिटेक्शन भी कहते हैं. तो नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सॉल्यूशन ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम. तो सपोज होता है हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर. A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 7. A को हमने जूम कर दिया कि वो CPU है, B हमारे पास मेमोरी है, C हमारे पास प्रिंटर्स है. ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5. और हर एक को ये हमारे पास रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं A, B और C एलोकेशन की टेबल के अंदर. और मैक्सिमम नीड भी हमें बता दी गई है. ठीक है, हर प्रोसेस ने ये रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है और सार उसने नीड भी बता दी है. और इसी तरह हम अवेलेबिलिटी फाइंड करेंगे, रिमेनिंग नीड फाइंड करेंगे और इससे हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर डेडलॉक है कि नहीं, कि सेफ सीक्वेंस बन रहे हैं या अनसेफ सीक्वेंस में प्रोसेस आ रहे हैं. अगर सेफ सीक्वेंस में होंगे तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं है. अगर अनसेफ सीक्वेंस होगा तो इसका मतलब डेडलॉक है. तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले P1 को देखते हैं, प्रोसेस P1, और इसको जो एलोकेट हुए हैं रिसोर्सेज, मतलब A को कोई रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हुआ. P1 को देखें 0, B1, B मतलब मेमोरी A की मेमोरी एलोकेट हुई है 1, C को 0. अब इसका P2 को प्रिंट कितने CPU एलोकेट हुए हैं 2, A मेमोरी कितनी 0, प्रिंटर C 0, मतलब P2 को 2, 0, 0 एलोकेशन है. इसे P3 की 302, P4 की 211, P5 की 002. और इस तरह इसने मैक्सिमम नीड भी बता रही है हर एक प्रोसेस की. P1 की मैक्सिमम नीड क्या है 753, P2 क्या है 322, P3 क्या है 902, P4 की 422, P5 533. अब इस तरह हमने क्या करना है, अवेलेबिलिटी फाइंड करनी है. 332 है आगे अवेलेबल प्रोसेस की अवेलेबिलिटी क्या है, गिवन 332 है. हाउ टू फाइंड, ये कैसे फाइंड हुआ है 332. तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमने एलोकेशन का टेबल है, तो इसमें जो रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं तो हर एक को हमने टोटल निकाल देना है, प्लस कर देना है. मतलब जैसे है P1 को 0 है, P2 को 2 CPU एलोकेट हुए हैं, P3 को 3 हुए हैं, P4 को 2 CPU एलोकेट हुए हैं, A की बात कर रहा हूँ, P5 को 0 एलोकेशन हुई है. तो इन सब को प्लस कर देना है. 2 + 3 5, 5 + 2 7. तो 7 को मतलब सॉरी A को नहीं मतलब CPU कितने एलोकेट हो चुके हैं, A एलोकेट हुए हैं CPU एलोकेट हो चुके हैं 7 की एलोकेशन हो चुकी है टोटल तमाम प्रोसेस को. और मेमोरी कितनी एलोकेट हो चुकी है, P1 को 1 हुई है और P4 को भी 1 हो चुकी है, 1 + 1 2. इसी तरह प्रिंटर कितने एलोकेट हो चुके हैं, P3 को 2 हो चुके हैं, P4 को 1 और P5 को 2. 2 + 1 3, 3 + 2 5. इस तरह जो टोटल एलोकेशन हो चुकी है 725 की एलोकेशन हो चुकी है. ठीक है, अब हमारे पास जो प्रीवियसली जो ओरिजिनल एलोकेशन थी, टोटल ओरिजिनल हमारे पास सिस्टम के अंदर थी एलोकेशन अवेलेबल थी एलोकेशन थी, तो 10 CPU थे, A, B मेमोरी कितने थे 5, C प्रिंटर 7. तो इस टोटल में से जो हमने अभी प्लस किए हैं 725, ये माइनस कर देंगे. जो आंसर आएगा वो हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी होगी सिस्टम के अंदर. अब 10 - 7 3, 5 - 2 3, 7 - 5 2. इसी तरह 332 नो करंट अवेलेबिलिटी इन योर सिस्टम. अब करंट अवेलेबिलिटी के थ्रू हमने रिमेनिंग नीड भी फाइंड कर देनी आगे. रिमेनिंग नीड कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग नीड का फार्मूला है मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन.
ये तो हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। तो अब हमने इसके बाद रिमेनिंग नीड भी फाइंड करनी है। तो रिमेनिंग नीड का फार्मूला है मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। अब देखिए फर्स्ट का मतलब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को नहीं सॉरी फर्स्ट कॉलम तो प्रोसेस का है, तो थर्ड कॉलम है मैक्सिमम नीड का और सेकंड कॉलम एलोकेशन का। थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, इसको क्या कर देंगे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे हमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नीड आ जाएगी हर प्रोसेस की। 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4 और 3 माइनस 0 3। तो 7 4 3 दिस इज़ द रिमेनिंग नीड ऑफ प्रोसेस P1। एंड P2 की बात करते हैं, मैक्सिमम नीड क्या है P2 की 3 2 2, एलोकेशन कितनी है 2 0 0 P2 की। अब मैक्सिमम नीड में से एलोकेशन को फाइंड करें प्रोसेस 2 की, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2। तो देन रिमेनिंग नीड ऑफ P2 1 2 2। तो फर्दर हम P3 की रिमेनिंग नीड फाइंड करेंगे, 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। इस तरह 6 0 0 ये इसकी रिमेनिंग नीड आ गई P3 की। अब उसके बाद P4 की जो मैक्सिमम नीड है 4, 4 माइनस 2, ए को ए में से माइनस करना है, ये याद रखना है। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, बी को बी में से और सी को सी में से, 2 माइनस 1 1। इस तरह 2 1 1 मैंने नीड ऑफ P4। फर्दर हम देखेंगे P5 की मैक्सिमम नीड 5 3 3, इसको माइनस कर देंगे P5 की एलोकेशन में से। 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। तो 5 3 1 मैंने नीड ऑफ प्रोसेस P1। तो ये इस तरह आपको रिमेनिंग नीड भी फाइंड हो गई है। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब करंट अवेलेबिलिटी के मुताबिक देखना है कि जो इसकी रिमेनिंग नीड है ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है प्रोसेस की रिक्वेस्ट, मतलब जो उसने प्रोसेस ने P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्सेज की। मतलब P1 को वो कह रहे हैं 7 रिमेनिंग नीड चाहिए, मज़ीद उसको 7 CPU चाहिए, 4 मेमोरीज चाहिए और 3 प्रिंटर चाहिए। आया ये जो हमारे पास सिस्टम के अंदर 332 अवेलेबल हैं वो इस नीड को फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो इसका मतलब है P1 हमारा सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा, अदरवाइज़ अनसेफ में आएगा अगर फुलफ़िल ना होगा तो। अब हम चेक करते हैं फर्दर। अब देखें हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 332, तो रिमेनिंग नीड कितनी है 743। तो जो अवेलेबिलिटी है current availability is greater than or equal to remaining need, then the condition will be fulfilled, otherwise not. ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज को स्टॉप करके स्किप करके फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करेंगे। अब P1 को पहले देखते हैं। P1 हमारे पास क्या है 743 इसकी रिमेनिंग नीड है। हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी है 332, तो नहीं हो रही, फुलफिल नहीं कर रही, तो ये P1 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना। अब इसमें अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो फर्दर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते और इसके रिसोर्सेज जो इसको एलोकेट हुए हैं वो रिलीज़ हो गए इसमें ऐड हो जाते करंट अवेलेबिलिटी में। अभी वो ऐड नहीं होंगे, उसको अभी हम स्टिल पेंडिंग रखेंगे। फर्दर हम P2 को चेक करते हैं। अब करंट अवेलेबिलिटी हमारे पास वही रहेगी 332। फर्दर हम P2 को चेक करते हैं। P2 की रिमेनिंग नीड है 1 2 2। अब 1 2 2 देखें, करंट अवेलेबिलिटी 332 को फुलफिल कर रही है, यस। वाई? इफ़ current availability is greater than or equal to remaining need, yes 332 is always greater than 1 2 2। अब 3 देखें ए है, 3 is greater than 1, 3 बी का 3 देखें करंट अवेलेबल में, तो रिमेनिंग नीड देखें P2 की 2, तो उससे ग्रेटर है। और
सी को देखें, 2 प्रिंटर हैं और इनमें नीड कितनी है, 2 की चाहिए, इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल है। तो P2 इज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और टर्मिनेटेड। तो P2 को एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह जब टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके जो ऑलरेडी उसको जो एलोकेट हुए हैं रिसोर्सेज 200 सेकंड कॉलम में, तो वो इस करंट अवेलेबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। अवेलेबल प्लस एलोकेशन, मतलब 2 + 3 5, 0 + 3 3, 0 + 2 2। तो अब करंट अवेलेबिलिटी क्या होगी है आफ्टर P2 532। तो P2 हमारा सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा। तो हमारी अब करंट अवेलेबिलिटी बन गई है 532। अब हम क्या करेंगे, फर्दर P3 को चेक करेंगे। अब P3 की देखें रिमेनिंग नीड कितनी है, 600। ओके, अब देखें अवेलेबिलिटी कितनी है 532, तो अवेलेबिलिटी लेस है रिमेनिंग नीड से, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम P3 को भी डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब उसको अभी हम स्किप करेंगे, फर्दर P4 को चेक करेंगे। तो P4 को चेक करने के लिए उसकी रिमेनिंग नीड देखेंगे 211। तो सिस्टम में हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 532, तो मेरे नीड कम है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो P2 विल बी P4 will be successfully executed. Then after that P4 terminated and P2 में क्या कर देंगे, जो करंट अवेलेबिलिटी है तो उसमें P4 के जो ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज वो उससे रिलीज़ होके उसकी करंट अवेलेबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे 532 के अंदर। तो 5 + 2 P4 को देखें, 5 + 2 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 743। तो नो करंट अवेलेबिलिटी क्या होगी, 743 आफ्टर P4 सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो P4 भी हो गया। तो इसके बाद P5 की अब बारी आ गई है। अब P5 को देखें, करंट नीड क्या है 531। तो 531 जो रिमेनिंग नीड है तो करंट अवेलेबिलिटी से लेस है, मतलब करंट अवेलेबिलिटी रिमेनिंग नीड से अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो करंट अवेलेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रिमेनिंग नीड, तो देन कंडीशन फुलफिल। तो P5 विल बी एग्जीक्यूटेड। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो P5 टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसके जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उससे रिलीज़ होके 743 में ऐड हो जाएंगे। अब देखें 7 + 0 7, 4 + 0 4, P5 को देखना है, 3 + 2 5। तो अब अवेलेबिलिटी क्या होगी है 745, ठीक है। अब जब 745 हो गई है, 7 + 0 7, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 745। तो अब हमारे पास जो पेंडिंग प्रोसेस रह गए थे P1 और P3, अब P1 को देखेंगे। P1 की रिमेनिंग नीड क्या है 743। तो अब नेक्स्ट टाइम 743 अब फुलफिल हो रही है। अब P5 के बाद P1 एग्जीक्यूट होगी, रीस्टार्ट होगी, वो वेट कर रही थी, ठीक है। तो P अब जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगी P1, तो P1 के जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो इसमें ऐड हो जाएंगे 745 में। अब 7 + 0 P1 को देखें, 7, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 755 7। इस तरह P1 भी एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद क्या रह गया, P3 रह गई थी। अब P3 की रिमेनिंग नीड क्या है 600, 755 करंट अवेलेबिलिटी है। देन फुलफिल द कंडीशन बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ये क्या है, करंट अवेलेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन P3 की रिमेनिंग नीड से, रिमेनिंग नीड ऑफ P3। तो so P3 will be successfully executed and allocated resources will be released from P3. Then allocated resources then added to the current availability 755. तब 7 + 3 10, 5 + 0 5, 5 + 2 7, now 10 5 7।
तो करंट अवेलेबिलिटी 1057 विल बी सेम टू ओरिजिनल रिसोर्सेज इन सिस्टम। जब ओरिजिनल हमारे पास 1057 थे उससे सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डेडलॉक अकर नहीं हुआ। नो डेडलॉक विल बी अकर बिकॉज ऑल प्रोसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब सेफ सीक्वेंस क्या बने, P2 P4 P5 P1 P3, दिस इज नोन एज सेफ सीक्वेंस। अब करंट अवेलेबल का क्या फार्मूला है, टोटल मैनेज एलोकेशन, ये इसके फार्मूलाज हैं। तो इससे हमने ये एग्जांपल हमने सॉल्व कर दी है बैंकर्स एल्गोरिथम की। इससे हमें डेडलॉक का पता लग गया कि इसमें अब इस क्वेश्चन में डेडलॉक अकर नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बैंकर्स एल्गोरिथम की एग्जांपल को सॉल्व किया है, उसी को वही फार्मूला जो वहाँ पे हमने यूज़ किए थे वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो भी हम आपको बताता हूँ। जैसे हम रिमेनिंग नीड का फार्मूला है मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, मीन्स कि P1 की जो मैक्सिमम नीड थी 753 थी, 753 में से एलोकेशन जो था सेकंड कॉलम वाला उसको मैनेज कर देंगे, जिससे हमें रिमेनिंग नीड फाइंड हो जाएगी। 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3, दिस इज रिमेनिंग नीड ऑफ P1। इसी तरह अवेलेबिलिटी प्लस एलोकेशन, इसको जब प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है इसका, वो बाद में देखते हैं। पहले P1 की जो करंट अवेलेबिलिटी है वो क्या है, 332 है, वही अवेलेबल। तो इसमें हम एलोकेशन को हम प्लस कर देंगे 0 1 0, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 2 + 0 2, 342 टोटल अवेलेबिलिटी हुई है रिसोर्सेज की इसके बाद 332 के बाद। तो 342 जो टोटल अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, नहीं सॉरी 342 अवेलेबिलिटी होती अगर P1 एग्जीक्यूट हो जाता, तो उसके बाद जो करंट अवेलेबिलिटी होती है वो 342 होता। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि P1 आया एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। वो कैसे पता लगेगा, जो टोटल रिमेनिंग नीड है 743, वो और जो करंट अवेलेबिलिटी है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर सिस्टम की करंट अवेलेबिलिटी है 332, वो उससे ग्रेटर होनी चाहिए रिमेनिंग नीड से। अगर वो लेस है तो इसका मतलब P1 प्रोसेस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वाई 332 इज लेस देन 743। तो इसका मतलब यहाँ P1 को हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो देन फर्दर हमने P2 को चेक करना है, जिससे हमें अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो इसमें हम वो जो एलोकेशन थी, वो जो P1 को रिसोर्स एलोकेट हुए थे वो उसे रिलीज़ हो जाते, वो इस करंट अवेलेबिलिटी में हम ऐड करके जो उसके बाद अवेलेबिलिटी बन जाती वो 342 बन जाती। फिर इससे हम कंपेयर करते हैं P2 को। तो ये उसके बाद हम ऐड करते हैं अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए P1। अगर नहीं हो रहा P1 तो इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो इसको फिलहाल स्किप करके P2 को चेक करेंगे। देन जब P2 हो जाएगा उसके बाद देखेंगे P3 प्रोसेस नहीं है तो दोबारा P1 को दोबारा चेक कर लेंगे। तो इस तरह हम P2 को अब चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी चेक दी प्रोसेस P2। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हेयर टू फाइंड द रिमेनिंग नीड ऑफ द P2। रिमेनिंग नीड का फार्मूला है मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। तो मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, तो P2 की जो मैक्सिमम नीड है वो 322 है, उसमें जो उसको रिसोर्स एलोकेट हुए हैं 200 में 200 एलोकेट हुए हैं, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैक्सिमम नीड में से, जिससे हमें टोटल रिमेनिंग नीड फाइंड हो रही है। 3 - 2 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 2 2 टोटल रिमेनिंग नीड। तो अब हमने फाइंड करना है जो करंट अवेलेबिलिटी है 332, तो उससे आया जो करंट अवेलेबिलिटी है वो ग्रेटर है रिमेनिंग नीड से। अगर ग्रेटर है या इक्वल है तो P2 विल बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो 332 ये करंट अवेलेबिलिटी है P2 जब एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो रिमेनिंग नीड क्या आई थी P2 122।
तो इससे वो ग्रेटर है। टोटल रिमेनिंग नीड क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए अवेलेबिलिटी से। अवेलेबिलिटी टोटल जो करंट अवेलेबिलिटी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वो टोटल रिमेनिंग नीड से, देन द कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे ही P2 एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद जो रिसोर्स एलोकेट हुए थे, ऑलरेडी उसके पास कुछ रिसोर्स भी एलोकेट हुए थे, एलोकेशन हुई थी, तो वो उससे रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होके इसमें ऐड कर लेंगे जो करंट अवेलेबिलिटी है 332 प्लस 200, टोटल अवेलेबल 532। तो आफ्टर P2 सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद करंट अवेलेबिलिटी क्या बन गई है 532। इसके मुताबिक हमने P3 P4 P5 को फाइंड आउट करना है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। इस तरह वो प्रोसेस कहाँ सेव होते जाएंगे, सेव सीक्वेंस में सेव होते जाएंगे। एक सीक्वेंस बनती जाएगी सेव सीक्वेंस के अंदर। ठीक, अगर इस ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो वो सेव सीक्वेंस में सेव हो जाएंगे। तो इट मीन्स नॉट डेड लॉक विल बी अकर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बैंकर्स एल्गोरिथम, इट इज आल्सो नोन एज डेडलॉक अवॉइडेंस। अब इसमें हमारे पास दो स्टेट है, सेफ स्टेट है और हमारे पास अनसेफ स्टेट है। इन सेफ स्टेट ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय सीक्वेंस। तमाम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे सक्सेसफुली। जिस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस बनी है P2 P4 P5 P1 P3 आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो इट मीन्स डेडलॉक विल नो अकर, मतलब इसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा सेफ स्टेट में। एक दूसरी स्टेट है अनसेफ स्टेट। इसमें इफ एनी प्रोसेस क्रिएटिंग डेडलॉक देन अदर प्रोसेस कैन नॉट बी इन एग्जीक्यूशन। इसमें कोई एक प्रोसेस भी क्रिएट ना हुआ, मतलब कंप्लीट उसने फुलफिल ना की कंडीशन, तो इसका मतलब है डेडलॉक अकर हो सकता है इसके अंदर। इफ़ अ प्रोसेस कंटेन्स साइकिल, अगर इस प्रोसेस में कुछ साइकिल भी क्रिएट हो गया तो डेडलॉक अकर। प्रोसेस कंटेन्स साइकिल देन डेडलॉक विल बी अकर। Difference between safe state and unsafe state. In safe state, the system can ensure or can guarantee that all process will be finished. Unsafe state, in an unsafe state, no such guarantee can be given. तो safe state में तमाम प्रोसेस सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएंगे, while unsafe state में ये इंश्योर नहीं करते कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सक्सेसफुली, मतलब प्रोसेस आपके पेंडिंग रह जाएंगे, उसमें डेडलॉक आ सकता है अनसेफ में। So this is difference. Deadlock detection. Deadlock detection and recovery technique to handle the deadlock. Means how to handle the deadlock using deadlock detection and recovery technique. Then to handle the deadlock. If resources have single instance, अगर resources R1 है और R2 है, इसका single instance हो, तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा है कि साइकिल आ सकता है। साइकिल अगर आएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो देन डेडलॉक विल बी कन्फर्म। तो देखते हैं इसको थ्योरी वाइज। इन दिस केस फॉर डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एन एल्गोरिथम टू चेक फॉर अ साइकिल इन अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन द ग्राफ इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। इट मीन देखें, रिसोर्स 1 है R1 और रिसोर्स 2 R2 है, और P1 दो प्रोसेस है P1 एंड P2, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। रिसोर्स 1 इज असाइंड टू P1 एंड P1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2। रिसोर्स 2 इज असाइंड टू P2, P2 इज आल्सो वेटिंग फॉर R1। इट मीन्स cycles are confirmed in this figure. So due to this deadlock will be confirmed. So deadlock is confirmed. Next, single instance of each resource type. It means कि एक रिसोर्स है उसका सिंपल सिंगल इंस्टांस है। सिंगल इंस्टांस मीन रिसोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप से, और रेक्टेंगल में अगर एक डॉट है तो वो उसका सिंगल इंस्टांस होता है। मींस एक रिसोर्स है मेमोरी,
तो उसके अगर फर्दर दो टाइप हैं, रैम और रोम, तो ये इसका सेवरल इंस्टांस बन जाता है। सपोज एक मेमोरी खुद है, वो एक उसका उसके अंदर एक रैम ही है, वो उसका सिंगल इंस्टांस है। तो सिंगल इंस्टांस के थ्रू वेट फॉर ग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं, टू मेंटेन द वेट फॉर ग्राफ। इन वेट फॉर ग्राफ प्रोसेसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन नोड्स आर प्रोसेसेस, जो नोड होते हैं वो आपके प्रोसेसेस होते हैं। इसके बरक्स अपोजिट एक होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में एक हमारे पास प्रोसेस होता है और एक हमारे पास रिसोर्स होते हैं। अब प्रोसेस इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ P1 is requested for R1 and R1 is also assigned to P2। मतलब उसमें ऐसा एक असाइनमेंट एज भी होता है और एक हमारे पास रिक्वेस्ट एज भी होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। वाइल वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है, इन वेट फॉर ग्राफ Pi इज वेटेड फॉर Pj, मतलब एक प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। इफ P1 इज वेटेड फॉर Pj इज वेटेड फॉर Pk एंड सो ऑन। ठीक है, इसे periodically इन्वोक एन एल्गोरिदम, periodically एक कॉल करते हैं, टाइम बाय टाइम एक एल्गोरिदम कॉल किया जाता है, जो कि सर्च करता है कि आपके ग्राफ के अंदर साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है आपके ग्राफ के अंदर, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर या आपके ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक। तो डेडलॉक विल बी कन्फर्म्ड ड्यू टू द साइकिल in the graph. Radically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph. If there is a cycle, there exists a deadlock. An algorithm to detect a cycle in a graph requires an order of n square operations, where n is the number of vertices in the graph. तो n क्या आपके number of vertices हैं, तो n square operation परफॉर्म होता है इस डेडलॉक डिटेक्शन के एल्गोरिथम में, फिर जाके आपका डेडलॉक जाके डिटेक्ट होता है ड्यू टू एन स्क्वायर ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑपरेशन। तो दिस इज द सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, नाउ विद डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ। तो इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे फिगर है वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की, और जो राइट साइड पे है वो वेट फॉर ग्राफ की फिगर है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब देखें, इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हैं, 5 हैं। 5 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं और 5 नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है रेक्टेंगल शेप से और प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है सर्कल शेप में। तो यहाँ पे देखें, P1 ने रिक्वेस्ट की है, P1 रिक्वेस्ट फॉर R1, बट R1 इज असाइन टू P2। P2 इज रिक्वेस्ट फॉर R5 एंड रिक्वेस्ट फॉर R4 एंड रिक्वेस्ट फॉर R3, तीनों की रिक्वेस्ट कर रहा है। बट R3 किसको असाइन हुआ है, P5 को, और P2 ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई R5 की, R5 किसको असाइन है, P4 को, और P4 ने रिक्वेस्ट की इज रिक्वेस्टेड फॉर R2, बट R2 इज असाइन टू P1, P1 रिक्वेस्टेड फॉर R1। तो इस फिगर में देखें, इस रिक्वेस्ट और असाइनमेंट ऐसे एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, जिससे डेडलॉक इसमें कंफर्म हो गया है कि इसमें डेडलॉक अकर हो रहा है। उसके अलावा क्या है, P2 देखें, ये देखें, P2 ने रिक्वेस्ट की है R4 की, बट R4 असाइन है P3 को, और P3 ने रिक्वेस्ट की है R5 की, ठीक है, और R5 फर्दर P4 को असाइन है। साइकिल इसका ये यहाँ पे बन रहा है क्रिएट, R1 P2 R5 P4 R2 P1 एंड R1, ये एक साइकिल बन रहा है। तो जिसकी वजह से डेडलॉक अकर हो गया इस RG ग्राफ के अंदर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक डायग्राम दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा इसमें डेडलॉक है
कि नहीं। तो आपने वो चारों कंडीशन ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स, माइंड में रखनी है। जो 4 कंडीशन थी, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसके बाद क्या था, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट, उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए आपने डिटेक्ट करना है कि इस फिगर के अंदर डेडलॉक है कि नहीं। ओके, फर्दर अब नेक्स्ट हमारा राइट साइड पे ग्राफ है वेट फॉर ग्राफ। इन वेट फॉर ग्राफ वन प्रोसेस इज कम्युनिकेट फॉर अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है। P1 इज़ वेटेड फॉर P2 कि P2 कब फ्री हो कि वो उसके साथ P1 कम्युनिकेट कर सके। P1 इज़ वेटेड फॉर P2 एंड P2 इज़ वेटेड फॉर P5, P5 इज़ वेटेड P2 इज़ वेटेड फॉर P3 and P3 is waited for P4 and P2 is waited for also P4, P4 is waited for P1. So this is called wait for graph. तो wait for graph में simply प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो है सिंपल डिफरेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ। तो आपको सिंपल पेपर में आ सकता है एक RG ग्राफ दे दिया जाएगा, सिंपल आ सकता है क्वेश्चन, इसमें डेडलॉक रिप्रेजेंट करें, आइडेंटिफाई करें, डिटेक्ट करें कि डेडलॉक इसमें है कि नहीं, अगर है तो किस कंडीशन के तहत है, वो कंडीशन बतानी पड़ेगी, जिससे आप तो डेडलॉक अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डेडलॉक को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सेवरल इंस्टांसेस ऑफ ए रिसोर्स टाइप। फर्स्ट, व्हाट इज सेवरल इंस्टांस? मल्टीपल इंस्टांस। लाइक एक रिसोर्स है R1 को हम कहते हैं वो मेमोरी है, और मेमोरी की डिफरेंट टाइप है, रैम है, राम है, पी राम है, EP राम है। दीज आर कॉल्ड इंस्टांसेस ऑफ योर मेमोरी। तो ये कंसेप्ट है मल्टी इंस्टांस का। जैसे हमारे पास CPU है, टेप ड्राइव है एंड प्रिंटर है, ये 3 रिसोर्सेज हैं। CPU इज इक्वल टू 4 इंस्टांस, एक रिसोर्स CPU उसके 4 मल्टीपल इंस्टांस है। फर्दर टेप ड्राइव के 3 इंस्टांस है, 3, प्रिंटर के 5 हैं। दीज आर कॉल्ड द सेवरल इंस्टांसेस। तो फर्दर हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया जाएगा, उसमें बताएंगे कि उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ टू डिटेक्ट या हाउ टू आइडेंटिफाई द डेडलॉक कैन बी अकर और नॉट, हाउ टू डिटेक्ट द डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करना है कि इस ग्राफ के अंदर RG के अंदर रिसोर्स एलोकेशन के अंदर डेडलॉक है कि नहीं। दिस एल्गोरिथम uses data structure that are very similar to those used in Banker's algorithm. सिंपली वही क्राइटेरिया यूज़ होना है जो हमने Banker's algorithm में यूज़ किया है। वाई? क्योंकि बिकॉज द Banker's algorithm सपोर्ट्स मल्टीपल इंस्टांसेस। तो इसलिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर Banker's algorithm वाला यूज़ करेंगे। ओके, अब इस जैसे हमारे पास एक n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, n टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, m टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज, ये डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें, तो उसके 3 पॉइंट्स हैं, अवेलेबल, एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट, और हर एक की अलग अलग मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है। सिंपल एग्जांपल 1 जो है वो अवेलेबल की है, एग्जांपल 2 जो है वो एलोकेशन की है, और लास्ट जो एग्जांपल है वो रिक्वेस्ट की है। जो मैंने यहाँ ये थ्योरी लिखी हुई है, इसके रिलेटेड ये आगे एग्जांपल भी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अवेलेबल, अ वेक्टर ऑफ लेंथ m indicates the number of available resources of each type, means m to represent the number of resources to available in the
सिस्टम। जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, वो कहाँ पे रिजाइड करेंगे? अवेलेबिलिटी के अंदर, अवेलेबल को शो करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास अवेलेबल ए बी सी 3 रिसोर्सेज हैं और हर एक के फर्दर इंस्टांस है 4 3 5। ए इज इक्वल टू 4, 3, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5। टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप ए बी सी। टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज है हर टाइप की, तो दिस इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज अ एलोकेशन, how to allocate the resource to each process. An n by m matrix defines the number of resources of each type currently allocated to each type. ठीक है, यानी कि जो रिसोर्स के टाइप एलोकेट हुए हैं प्रोसेस को, वो एलोकेशन में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, ए बी सी हमारे पास कॉलम है, P1 P2 2 प्रोसेस हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है। एक एग्जांपल 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के से एग्जांपल देते हैं एलोकेशन की। एज्यूम करते हैं, दैट करते हैं P1 एलोकेट्स 1 इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप ए। मीन्स जो ए रिसोर्स है उसके फर्दर टाइप कितने हैं? 4 हैं। 4 में से जो एक टाइप है वो किसको एलोकेट हुई है? P1 को। फर्दर 3 एलोकेट हो P2 को, एंड सो ऑन। इस तरह ये एग्जांपल होगी एलोकेशन की। हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज टाइप टू ईच प्रोसेस विद गिवन एग्जांपल से एलोकेट हम कर सकते हैं। फर्दर थर्ड पॉइंट जो है वो कौन सा है? रिक्वेस्ट। An n by m matrix indicates the current request of each process. n by n matrix जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंट रिक्वेस्ट को, हर प्रोसेस की जो करंट रिक्वेस्ट होगी, जो उस वक्त उसने रिक्वेस्ट की होगी करंटली, उसको रिप्रेजेंट कर है। इफ रिक्वेस्ट आई j इज इक्वल टू k, देन प्रोसेस pi इज रिक्वेस्टिंग k more instances of resource type. अब I to represent the process, J to represent the resources, more resources, sorry, J to represent the type of resource, and K to represent the resource. C in example number 3. अब देखते हैं रिक्वेस्ट। एक मैट्रिक्स है रिक्वेस्ट 1 B is equal to 2. 1 is a process P and B is a type of resource is equal to 2 number of resources, 2 resources. अब P1 request 2 more resources of type B. This is example of request. तो इससे easily understand हमने इसको कर लिया। तो फर्दर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं सेवरल इंस्टांसेस की, मल्टीपल इंस्टांसेस की रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू। एक RAG है मल्टी इंस्टांस का, उसके साथ सेवरल इंस्टांस की एग्जांपल देखते हैं कि उसके अंदर डेडलॉक है कि नहीं है। हाउ टू डिटेक्ट द डेडलॉक यूजिंग सेवरल इंस्टांसेस इन RAG इन नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद फर्दर हम डेडलॉक डिटेक्शन देखेंगे, डिटेक्शन एल्गोरिदम के थ्रू एक और एग्जांपल से डेडलॉक को डिटेक्ट करने की ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एग्जांपल 1 ऑफ मल्टी इंस्टांस रिसोर्स टाइप। व्हाट इज मल्टी इंस्टांस? रिसोर्स हैविंग मल्टीपल इंस्टांसेस। जैसे एक मेमोरी है, एक रिसोर्स है, उसके मल्टीपल इंस्टांस है, रैम और रोम। दिस इज मल्टी इंस्टांस रिसोर्स। तो इन दिस इज RAG ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मल्टी इंस्टांस इज present in this figure, in this diagram. R2 is a resource
and contain multi instance. तो इस फिगर को हम मैन्युअली पहले देख लेते हैं कि इसमें डेल लॉक है कि नहीं, तो उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं. इन दिस फिगर whether the deadlock or not there is a circular weight. देखें एक साइकिल क्रिएट हो रहा है बट डेडलॉक इसमें नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना ये सिर्फ सिंगल इंस्टांस के लिए कि सिंगल साइकिल भी क्रिएट हो, तो वो सिंगल इंस्टांस में अगर सर्कुलर वेट की कंडीशन फुलफिल हो रही होती तो उसमें डेडलॉक मस्ट भी अकर. वाइल इन मल्टी इंस्टांस द डेडलॉक मे बी पॉसिबल, हो भी सकता है और नॉट भी, मे और मे नॉट इन मल्टी इंस्टांस. ओके, so in this case there is a circular weight and another process P3. अब देखें P3 को चेक करें, तो this is requesting nothing, तो किसी चीज़ की ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा. अब देखें P1 को R1 असाइन हुआ है बट P1 रिक्वेस्टेड फॉर R2, बट R2 का जो एक इंस्टांस है वो असाइन हुआ है P2 को और एक इंस्टांस है वो असाइन हुआ है एलोकेट हुआ है P3 को, बट P2 रिक्वेस्टेड फॉर R1. तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल भी क्रिएट हो रहा है लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है. तो P3 अब प्रोसेस को चेक करते हैं. दिस इज रिक्वेस्टिंग नथिंग, किसी और रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, इसको सिर्फ R2 असाइन हुआ है. व्हेन P3 एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स, जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा देन वन इंस्टांस R2 इज फ्री, तो R2 का एक इंस्टांस फ्री हो जाएगा. दिस रिसोर्स विल बी गिवन टू P1, क्योंकि P1 ने रिक्वेस्ट की थी R2 की. जैसे ही P3 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसने कोई और रिक्वेस्ट क्यों नहीं की, तो जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो ये रिसोर्स का जो इंस्टांस है ये फ्री हो जाएगा, तो ये इससे रिलीज़ होके P1 को मिल जाएगा. ये मैन्युअली देख रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली भी यही है. अब आगे चेक करते हैं. व्हेन P1 दे एग्जीक्यूट, तो P1 उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा एंड R1 एंड R2 बोथ आर फ्री. जैसे ही वो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो उसको वो R1 भी असाइन हुआ है और R2 भी अभी असाइन हो जाएगा, तो R1 एंड R2 बोथ आर फ्री. देन P2 विल एग्जीक्यूट, तो फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो जैसे ही R1 फ्री होगा तो P2 ने भी उसकी रिक्वेस्ट की हुई R1 की, वो किसको मिल जाएगा, P2 को मिल जाएगा R1, इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी. तो दिस इज़ कॉल्ड मैनुअल वे. ये एक मैनुअल वे था. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली. ओके, मैंने बताया ना इसमें अब डेल आकर नहीं हुआ, मैनुअली बताया. यही मैनुअल को जहन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से, हेल्प से सॉल्व करते हैं. अब हमारे पास देखें 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3, और एक हमारे पास एलोकेट का कॉलम है और एक हमारे पास रिक्वेस्ट का कॉलम है. तो 3 हमने नोटेशन पढ़ी थी, एलोकेशन, रिक्वेस्ट एंड अवेलेबिलिटी. तो उस तीनों नोटेशन को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. अब एलोकेट में देखें R1 R2, इस 2 रिसोर्सेज हैं ना, R1 और R2, और रिक्वेस्ट में भी R1 और R2 2 रिसोर्सेज हैं. अब देखें P1 को R1 एलोकेट हुई है ना, देखें ये R1 इज असाइन टू P1, तो 1 हो जाएगा. तो R2 तो असाइन नहीं हुई, अभी नहीं असाइन हुई, तो 1 0. P1 ने रिक्वेस्ट की है R2 की, R2 1 हो जाएगा और R1 0 0. रिक्वेस्ट R1 की नहीं की, उसने R2 की रिक्वेस्ट की P1 ने. और P2 को R2 एलोकेट हुआ है, देखें ये R2 असाइन हुआ है P2 को, R2 का एक इंस्टांस 1 और R1 0. और P2 ने रिक्वेस्ट किया R1 की, R1 में 1 आ जाएगा, तो R2 की रिक्वेस्ट नहीं की 0. P3 को R2 एलोकेट हुआ है, R2 1 हो जाएगा, R1 0 हो जाएगा, 0 1.
और P3 इज़ रिक्वेस्टिंग नथिंग, यानी कोई रिक्वेस्ट या कोई डिमांड नहीं की किसी और रिसोर्स की, तो वो 0 हो जाएगा। अब देखें ये इसके पास जो इंस्टांस है कोई फ्री नहीं है R1 के पास, R2 के पास भी कोई नहीं है, तो करंट अवेलेबिलिटी हमारे सिस्टम में क्या है 0 अब इस अवेलेबिलिटी को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम ये फुल देखेंगे कैन दिस अवेलेबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रोसेस P1 P2 एंड P3। क्या इस अवेलेबिलिटी के ये जो अवेलेबिलिटी है 0 ये किसी प्रोसेस को ऊपर जो गिवन टेबल है उसमें किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है? यस, दिस अवेलेबिलिटी इज़ फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P3 में रिक्वेस्ट देखो 0 है, तो इस अवेलेबिलिटी को ये फुलफिल कर रहा है क्योंकि P3 ने कोई डिमांड नहीं की नेक्स्ट किसी रिसोर्स की। तो हमने मैनुअल में यही देखा था ना, P3 ने किसी की रिक्वेस्ट नहीं की किसी रिसोर्स की भी, तो सो P3 एज सक्सेसफुली टर्मिनेटेड या एग्जीक्यूटेड। जैसे ये टर्मिनेट होगा P3, तो इसको जो एलोकेट हुए हैं रिसोर्स वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज ऑफ P3 विल बी फ्री। जैसे वो एलोकेटेड रिसोर्सेज P3 के फ्री हुए 0 P3 के जो एलोकेटेड रिसोर्स थे वो 0 था ना, R1 R2, तो वो P3 के जो रिसोर्स हैं वो ऐड कर लेंगे करंट अवेलेबिलिटी में। करंट अवेलेबिलिटी क्या थी 0, तो उसमें P3 के जो 0 है वो ऐड हो जाएगा 0 में। तो अब करंट अवेलेबिलिटी क्या क्रिएट हुई है, नो अवेलेबिलिटी 0 अब 0 में अब 0 ऐड हो तो 0 नो अवेलेबिलिटी है। अब इस तरह P3 क्या हो गया सिस्टम से फ्री, मतलब रिलीज़ हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हमारे सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, P3 एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, एक सीक्वेंस क्रिएट होती जाएगी जिसको हम सेफ सीक्वेंस भी कहते हैं। कैन दिस अवेलेबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। तो अब हमें दो प्रोसेस को चेक करना है कि इन दो प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा इस अवेलेबिलिटी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यू अवेलेबिलिटी 0 नो अवेलेबिलिटी 0 आंसर देखते हैं इसका कि यस दिस अवेलेबिलिटी इज़ फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1। अब P1 की देखें रिक्वेस्ट 0 और 1 है, यानी कि R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस P1 ने किसकी रिक्वेस्ट की है, R2 की। तो R2 जो फ्री हो गया क्योंकि P3 जो एग्जीक्यूट हुआ है तो वहाँ से एक इंस्टांस फ्री हुआ है, वो किसको मिल जाएगा, P1 को मिल जाएगा। देखें ये यस दिस अवेलेबिलिटी इज़ फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1 because P1 is requested for R2। okay, now R2 is free from P3, so P1 has successfully, जैसे ही R2 फ्री हुआ, R2 किसको मिल गया, P1 को मिला, P1 has successfully terminated, तो इससे P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। इसकी हेल्प से R1 और R2 दोनों फ्री हो गए। तो फर्दर हम देखते हैं। अब दी एलोकेटेड रिसोर्सेज 1 और 0 ऑफ P1 विल ऐड इनटू करंट अवेलेबिलिटी। अब इसकी एलोकेटेड रिसोर्स क्या है P1 की 1 0, ये 0 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके बाद 1 1 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि R1 R2 दोनों रिसोर्स फ्री हो गए हैं। हमारे पास P3 के बाद अब P1 एग्जीक्यूट हुआ, ये सीक्वेंस क्रिएट हो गई है। अब देखें नो करंट अवेलेबिलिटी न्यू अवेलेबिलिटी क्या है 1 1, R1 और R2 दोनों सिस्टम के अंदर फ्री है। अब इस अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें चेक करना है कि कैन दिस अवेलेबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ P2 को ये फुलफिल कर रहे हैं, ये चेक करना है हमें। यस कर रहा है। दिस अवेलेबिलिटी इज फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P2 बिकॉज P2 इज नीडेड फॉर R1 एंड देन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि P2 को R1 की रिसोर्स की ज़रूरत है, उसने R1 की रिक्वेस्ट की थी, R1 फ्री हो गया, R1 उसे यहाँ से इस अवेलेबिलिटी से मिल जाएगा P2 को, तो सिंपली गिव इट टू P2, so P2 has successfully terminated, executed।
इससे P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका P3 P1 P2 ये एक सेफ सीक्वेंस बनी है। सेफ सीक्वेंस क्या क्रिएट हुई है? P3 P3 P1 एंड P2। तो the process sequences are P3 P1 and P2 and there will be no deadlock in the system. So all process has been successfully executed, so deadlock will not be occurred. ओके, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। 1 मिनट वेट। ओके, अब देखें यहाँ पे मल्टी इंस्टांस में देखें साइकिल क्रिएट हो रहा है, बट डेडलॉक तो अकर नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन सिंगल इंस्टांस के लिए है। मस्ट बी ऑलवेज डेडलॉक इन केस ऑफ सिंगल इंस्टांस एंड सर्कुलर वेट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑलवेज डेडलॉक विल बी अकर। तो डेडलॉक क्या होगा? अकर होगा इन सिंगल इंस्टांस में। अगर सर्कुलर वेट है तो डेडलॉक अकर लाजमी होना है। अगर मल्टी केस का केस है, इन मल्टी इंस्टांस का केस, इन मल्टी इंस्टांस एंड सर्कुलर वेट दोनों कंडीशन है, सर्कुलर वेट भी आ रहा है, मल्टी इंस्टांस भी है, तो डेडलॉक मे बी अकर और नॉट, मे और मे नॉट बी अकर। मे और मे नॉट बी अकर मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। देखिए सर्कुलर वेट भी है, मल्टी कंडीशन ही है, बट कंडीशन क्या है? फॉल्स होगी है, डेडलॉक अकर नहीं हुआ। ओके, अब इस डायग्राम से, इस RAG से, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमने क्या चीज़ लर्न की है? व्हाट आर लर्निंग इन दिस डायग्राम? वेदर दे आर सर्कुलर वेट? यस, देयर इज अ साइकिल इन अ ग्राफ, so there is a cycle in a graph, then they have always deadlock. अगर साइकिल है तो उसमें तो डेडलॉक होना चाहिए। नो, दिस केस इज ओनली फॉर सिंगल इंस्टांस, मीन्स सिंगल इंस्टांस एंड सर्कुलर वेट विल बी a deadlock, it is true, but in multi instance and circular weight no deadlock, there will be not always, may be possible, deadlock हो सकता है कि हो जाए, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो इससे ये हमारा मल्टी इंस्टांस का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ओके बच्चों, इसको ठीक तरीके से, सही तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या इस टाइप का कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये एक सिंपल डायग्राम है, क्या पता एक इससे कॉम्प्लिकेटेड एक डायग्राम दे दी जाए और एक असाइनमेंट दे दी जाए मल्टी इंस्टांस की या सिंगल इंस्टांस की जो भी होगी, तो उसमें बताया जाएगा कि पूछा जाएगा इसमें बताएं कि डेडलॉक है कि नहीं। तो आपने इसी स्टेप अपने जहन में रखने, माइंड में रखने और फाइंड आउट करना है डेडलॉक मे और मे नॉट इन द सिस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड, डिटेक्शन एल्गोरिथम, हाउ टू डिटेक्ट द डेडलॉक यूजिंग डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम भी बैंकस एल्गोरिथम की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m and n, m be the number of resources and n to represent the number of processes respectively. Initialize work is equal to available, सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक करनी है, work is equal to available for I is equal to 1 2 and so on up to n number of the processes. If allocation is not equal to 0, it means कि कोई ना कोई प्रोसेस को एलोकेट हुआ है। इज़ नॉट इक्वल टू 0 का ये मतलब है। एलोकेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, अदरवाइज फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिनिश आई की वैल्यू क्या कर देनी है? फॉल्स कर देनी है। तो अदरवाइज
अगर अगर सपोज इक्वल टू 0 हो जाएगा और नॉट 0 तो फॉल्स हो जाएगा, अगर इज इक्वल टू 0 एलोकेशन तो फिनिश ऑफ आई की वैल्यू ट्रू कर देनी, कोई ना कोई वैल्यू उसे एलोकेट कर देनी है। स्टेप नंबर 2, फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट बोथ। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ऐसा प्रोसेस फाइंड करना है या ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी ये जो दो कंडीशन फुलफिल कर रही हो। फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स एंड रिक्वेस्ट जो उसकी रिक्वेस्ट वो लेस देन और इक्वल टू वर्क हो। ठीक है, अगर ऐसा है ये फुलफिल हो जाए तो ठीक है, तो स्टेप 3 में होगा। अगर ये फॉल्स है, इफ़ नो सच आई एग्जिस्ट, अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही तो स्टेप 4 में चल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4, नेक्स्ट स्लाइड। डिटेक्ट अगेन वर्क स्टेप नंबर, अगर सपोज वो सॉरी स्टेप अगर फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स है, वो पीछे मिलता है, तो स्टेप नंबर 4 में मूव कर जाएंगे। तो इफ़ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर सम आई, तो कुछ आई वैल्यू के लिए या कुछ प्रोसेस के लिए फिनिश ऑफ आई फॉल्स है, तो इसका मतलब है देन दिस सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। तो आपका सिस्टम डेडलॉक स्टेट में होगा। आई की वैल्यू 1 और n के दरमियान में कोई वैल्यू 2, 3, 4, 5 कोई वैल्यू हो सकती है, 1 और n के बिटवीन होगी, इन बिटवीन होगी। इफ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स देन पी आई इज डेडलॉक। अगर फिनिश आई फॉल्स है तो आपका प्रोसेस भी डेडलॉक होगा, डेडलॉक कैन बी अकर्ड। तो सपोज अगर फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, नहीं सॉरी फिनिश ऑफ आई वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो आप सबसे पहले मतलब वहाँ पे एलोकेशन 0 होगा ना, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस ऐड करेंगे आई की वैल्यू। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को चेक करते जाएंगे। तो स्टेप 3 में आएंगे, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू। फर्स्ट वैल्यू को ट्रू किया, देन गो टू स्टेप 2, दोबारा फिर स्टेप 2 पे गए, वहाँ से आई की नेक्स्ट वैल्यू पिक की, मतलब फार के लूप से 2 को चेक किया, उसको स्टेप को चेक करके फिर दोबारा स्टेप 2 तक, स्टेप 2 को दोबारा रिपीट होगा, गो टू द स्टेप 2। तो ये रिपीट होता रहेगा स्टेप 2 अनटिल के एन प्रोसेस तक वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है ना, अगर ऑल वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब है डेडलॉक नहीं है, अगर फिनिश की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो डेडलॉक स्टेट के अंदर है, आपके सिस्टम डेडलॉक में है। Algorithm requires an order of big O of m into n square operation to detect whether the system is in deadlock state. ये इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इतनी दफ़ा ऑपरेशन ये चेक होगा, एल्गोरिथम चेक होगा, फिर जाके कंफर्म होगा आपका सिस्टम डेडलॉक में है या अनडेडलॉक में है, मतलब डेडलॉक में है या डेडलॉक में नहीं है, तो whether your system is in deadlock or not. Next slide. Example of detection algorithm. How to detect the deadlock using this example. इसमें हम डिटेक्शन एल्गोरिथम के 4 स्टेप हैं, वो हम देखेंगे, उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे किस तरह एल्गोरिथम को किस तरह डेडलॉक को डिटेक्ट किया जा सकता है। और लास्ट में अगर ऑल प्रोसेस कैन बी at the last all process has been successfully executed, so it means deadlock cannot be included in this system, deadlock cannot include in this system। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज कोई प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता किसी केस में भी, तो इसका मतलब है कि डेडलॉक आपके सिस्टम के अंदर आकर हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ सिस्टम विद 5 प्रोसेस P0 थ्रू P4, P0, P1, P2, P3, P4, 3 रिसोर्स टाइप्स A, B एंड C, ये 3 रिसोर्सेज हैं और हर रिसोर्सेज के फर्दर इंस्टांसेस हैं। A के
ए के फर्दर 7 इंस्टांस हैं, बी के फर्दर 2 इंस्टांस हैं, सी के फर्दर 6 इंस्टांस हैं. सपोज दैट at time t0 we have following resource allocation state. तो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट के थ्रू हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास ये P0, P1, P2, P3, P4 है. ओके, अब एलोकेशन का एक टेबल है, ये रिक्वेस्ट है और ये अवेलेबल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. हमने इसका सीक्वेंस क्रिएट करनी है. जैसे नीचे सीक्वेंस दी गई P0, P2, P3, P1, P4 will result in finish of I is equal to true for all I. इस कंडीशन के थ्रू जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे वो एक सीक्वेंस में क्रिएट होते जाएंगे. ये फर्दर मैं सोल्यूशन करते हैं ना इसके एग्जांपल का, तो आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो हमारा P0 जो है वो एलोकेट क्या है 010 एलोकेशन में, और P1 की क्या है 200, P2 के 303, P3 के 211 एंड P4 के 002. और करंट अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पे 000. इसे रिक्वेस्ट P0 ने कोई रिक्वेस्ट की है, कोई रिक्वेस्ट नहीं की रिसोर्स की, 0000 है. P1 की 202 है रिक्वेस्ट, P2 की 000 है, P3 की 1000 है एंड P4 की 002 है. ओके, फर्दर अब इसका सोल्यूशन देखते हैं आगे. नेक्स्ट पहले इससे नेक्स्ट स्लाइड देख लें, उसके बाद इसका सोल्यूशन ड्राइव करेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करेंगे. सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड. P2 रिक्वेस्ट एन एडिशनल इंस्टांस ऑफ टाइप C. तो P2 ने रिक्वेस्ट की है इस जो रिसोर्स C है उसके लिए एक इंस्टांस की, एक एडिशनल इंस्टांस की. तो यहाँ पे P2 में चेंज आएगा क्योंकि प्रीवियस रिक्वेस्ट जो था प्रीवियस स्लाइड में P2 के सामने जो C रिक्वेस्ट का कॉलम है वो 000 था, तो इधर एक एडिशनल इंस्टांस की रिक्वेस्ट आई है, तो इसलिए यहाँ चेंजिंग आएगा 001. तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम होगी जो आपके क्वेश्चन के अंदर है. ओके, इफ़ P2 रिक्वेस्ट एन एडिशनल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप C देन सिस्टम विल बी डेडलॉक और नॉट. फिर चेक करना है कि डेडलॉक है कि नहीं. इफ़ यस, अगर डेडलॉक है तो कौन कौन से प्रोसेस डेडलॉक में आ सकते हैं. अब देखें, रिक्वेस्ट ऑफ P2 इज इक्वल टू 001. तो C जगह पहले 0 था वो 1 में चेंज हो गया. वाई? बिकॉज वन रिक्वेस्ट फॉर इंस्टांस ऑफ टाइप C, सो इट विल बी 001 देन चेंज इन रिक्वेस्ट ऑफ P2. तो इसलिए जो P2 की रिक्वेस्ट का कॉलम है, P2 का रिक्वेस्ट का कॉलम, उसमें चेंज आएगा. तो फर्दर इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले स्टेट ऑफ सिस्टम देख लें. कैन रिक्लेम रिसोर्सेज हेल्ड बाय प्रोसेस 0. सपोज अगर कोई रिसोर्सेज हेल्ड होती हैं P0 के थ्रू, प्रोसेस 0 के थ्रू, बट इनसुफिशेंट, लेकिन ये इनसुफिशेंट रिसोर्सेज हैं, बट इनसुफिशेंट रिसोर्सेज टू फुलफिल अदर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट. लेकिन ये इनसुफिशेंट जो रिसोर्सेज हैं वो फुलफिल करती हैं दूसरे प्रोसेस को या नहीं. सपोज अगर P0 है, उसकी रिक्वेस्ट तो 00 है 0, तो इसका ये मतलब है कि ये P1, P2, P3 और P4 जो दूसरे नंबर ऑफ प्रोसेस है उसकी रिक्वेस्ट को वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से डेडलॉक एग्जिस्ट हो सकता है. तो इस स्टेटमेंट से डेडलॉक आ सकता है अगर P0 हेल्ड करे नंबर ऑफ रिसोर्सेज को. तो ऑलरेडी 000 है, तो वो किस तरह बाकी प्रोसेस को फुलफिल करेगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम इस एग्जांपल का हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Solution of detection algorithm. Applying deadlock detection algorithm. Check whether the system is in deadlock state or not. Means हमें चेक करना है कि इसमें डेडलॉक है
कि नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता दूं जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम पहले देख के आए हैं। तो कंसीडर अ सिस्टम विद 5 प्रोसेसेस P0 थ्रू P5 एंड 3 रिसोर्स टाइप्स A, B एंड C। A के पास 7 इंस्टांस हैं, B के पास 2 इंस्टांस हैं और C के पास 6 इंस्टांस हैं। सपोज दैट एट टाइम T0 वी हैव फॉलोइंग रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। ये आपको गिवन होगा जो मैं बता रहा हूँ। हमारे 5 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं P0, P1, P2, P3, P4। एलोकेशन का कॉलम होगा गिवन, रिक्वेस्ट का कॉलम गिवन होगा, अवेलेबल का कॉलम गिवन होगा। उसके बाद फर्दर आपने सॉल्व करना है जो डिटेक्शन एल्गोरिथम है 4 स्टेप में, उसको फॉलो करके सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं। एक सेफ सीक्वेंस क्रिएट करनी है टू फाइंड द सेफ सीक्वेंस लास्ट में। तो एलोकेशन में हमारे पास A, B, C रिसोर्सेज हैं और P0 को जो प्रोसेस एलोकेट हुए हैं वो कौन से 0, 1, 0। ये प्रीवियस स्लाइड पे गिवन है, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। P1 को 2, 0, 0 एलोकेशन कॉलम में, P2 3, 0, 3, P3 इज इक्वल टू 2, 1, 1 एलोकेशन के कॉलम में, P4 के सामने क्या है 0, 0, 2 एलोकेशन के कॉलम में। ये मैंने आपको एलोकेशन का कॉलम बता दिया। फर्दर रिक्वेस्ट का कॉलम है A, B, C 0। अब A, B, C में क्या है, P0 के सामने एलोकेशन के आगे रिक्वेस्ट के कॉलम में 0, 0, 0 ऑफ P0 रिक्वेस्ट। P1 प्रोसेस की क्या रिक्वेस्ट है 2, 0, 2। P3 की 0, 0, 0। P2 की 0, 0, 0 है और P3 की 1, 0, 0 है। P4 की 0, 0, 2 है। नाउ अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है A, B, C। नाउ अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो सिस्टम के अंदर 0, 0, 0 है। तो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम डिटेक्शन एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं फर्दर 4 स्टेप को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप ऑफ डिटेक्शन एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। फर्स्ट स्टेप वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। तो फर्स्ट स्टेप में अवेलेबिलिटी क्या थी, सबसे पहले अवेलेबिलिटी सिस्टम में कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, 0, 0, 0। ओके, क्वेश्चन के अंदर जो अवेलेबल का कॉलम है ना वो 0, 0, 0 लिखा हुआ है, हमें गिवन है। तो वर्क इज इक्वल टू 0, 0, 0। तो हम चेक करेंगे फार के लूप से टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, आई इज इक्वल टू 0 से 4 तक एंड तक देखते हैं ना। जहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5 हैं, तो हम 0 से 4 तक लिखेंगे फिनिश के रो के अंदर। फिनिश इज इक्वल टू P0, 1, P1, P2, P3, P4। ये सब क्या है, फॉल्स हैं अभी फिलहाल F, क्योंकि सब स्टार के अंदर फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स होता है। ये फिनिश इक्वल टू फॉल्स F, 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 F से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वाई इट इज़ फॉल्स, बिकॉज टू चेक द कॉलम ऑफ एलोकेशन, सॉरी इस तरह चेक करेंगे फॉल्स क्यों है, वाई इज फॉल्स, वाई इट इज़ फॉल्स बिकॉज टू चेक द कॉलम ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन का कॉलम चेक करें, उस कॉलम में इन दिस कॉलम जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वर्क की 0, 0, 0 इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ फॉल्स। तो पूरे कॉलम में किसी की वैल्यू 0, 0, 0 नहीं है, तो इसलिए ये प्रोसेस को हम फॉल्स रखेंगे फर्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हर एक वैल्यू को, हर एक प्रोसेस को चेक करना है। आई इज इक्वल टू 0, पहले P0 को चेक करेंगे, आई इज इक्वल टू
पी ऑफ आई को चेक करेंगे, पी ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, फिनिश ऑफ 0 इज इक्वल टू फॉल्स, सो पी ज़ीरो क्या है फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू। एंड स्टेप 2 के अंदर था ना, एंड अनदर कंडीशन क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू वर्क। तो रिक्वेस्ट क्या, करंट रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास, पी ऑफ, वो रिक्वेस्ट के कॉलम चेक करने हैं, पी ऑफ 0 के सामने रिक्वेस्ट के कॉलम में 0 0 0 होगी, तो वो यहाँ लिख लेंगे लेस देन और इक्वल टू जो हमारे वर्क था इनिशियलाइज स्टार्टिंग में 0 0 0 इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू होगी। बोथ आर कंडीशन आर ट्रू, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएं तो हम फिर क्या करते हैं, तो वर्क के अंदर एलोकेशन को ऐड कर लेंगे। वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस, ये देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो वर्क हमारे पास क्या था 0 0 0, और एलोकेशन क्या है पी ऑफ 0 का, फर्स्ट कॉलम में प्रोसेस के बाद 0 1 0 वर्क इज। अब जब इनको ऐड करेंगे, अब ये हमारे पास ए बी सी है, अब ए को ए के साथ ऐड करना है, बी को बी के साथ ऐड करना है, सी को सी के साथ ऐड करना है, तो 0 1 0। तो अब जो अवेलेबिलिटी वर्क बन गया है वो क्या है 0 1 0 बन गया। तो इसका क्या मतलब है, तो एफ फिनिश ऑफ आई या फिनिश ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। जब ट्रू हो जाए तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, पी ऑफ 0 को टी लिख लेंगे, राइट अप क्या करेंगे पी ऑफ 0 को टी, क्योंकि ट्रू हो गया, ये अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, सिस्टम से एग्जीक्यूट हो गया। अब हम किसको चेक करेंगे, P1 को, P2 को, P3 को, P4 को 1 बाय 1 चेक करेंगे। और सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, P0 सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा P0 आएगा, इस तरह सीक्वेंस क्रिएट होती जाएगी। अब फर्दर हम P1 को चेक करते हैं। अब P1 के लिए अगेन स्टेप 2 पे जाना है हमने, 1 बाय 1 चेक करेंगे, स्टेप अगर ट्रू होता जाएगा दोबारा स्टेप 2 पे आएंगे, अगर पहले फास्ट होता तो हम स्टेप 4 पे जाते तो डेड लॉक आ जाता, क्योंकि ट्रू है ना, इस वजह से हम स्टेप 2 को दोबारा स्टेप 2 पे दोबारा आएंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 2। तो i इज इक्वल टू 1 फिनिश ऑफ 1, फिनिश ऑफ 1 इज इक्वल टू फॉल्स, तो क्या है p ऑफ 1 क्या है फॉल्स ही है ना, ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड रिक्वेस्ट ऑफ आई में रिक्वेस्ट ऑफ 1, तो रिक्वेस्ट ऑफ 1 P1 के सामने रिक्वेस्ट के कॉलम में क्या वैल्यू होगी 202 ABC की, इज लेस देन आर इक्वल टू वर्क, जो अब क्या हमारे पास वर्क है करंट वर्क आफ्टर एलोकेशन ऐड करने के बाद, मतलब एलोकेशन ऐड करने के बाद वर्क में तो क्या वर्क आ जाएगा 0 1 0, तो P1 के लिए वर्क होगा 0 1 0, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है नो, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट इज फॉल्स, तो इसलिए हम P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सो P1 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो P1 को अभी फिलहाल फॉल्स ही रखेंगे, इसको डिस्कार्ड कर लेंगे, फिलहाल स्किप करेंगे, P2 को चेक करेंगे। ओके, अगर कोई और प्रोसेस ना होता तो फिर डेड लगा सकता था, इसलिए हमें P2 को पहले चेक करना है। फॉर P2 आई और आई, अब P2 के हमारे पास क्या है आई की वैल्यू है, आई इज इक्वल टू 2, तो आई इज इक्वल टू 2 देखने के लिए अब वर्क हमारे पास क्या है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो वर्क में एलोकेशन ऐड करते तो वर्क अपडेट हो जाता, अभी वर्क वही है 0 1 0, तो फिनिश ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ, दैट इज ट्रू। रिक्वेस्ट ऑफ 2 हमारे पास क्या है, P2 की जो रिक्वेस्ट थी चेंज होने से पहले 0 0 0 0 है, तो नो अवेलेबिलिटी वर्क क्या है 0 1 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 0 है, इक्वल है ना, 0 लेस देन 1 है, इसका मतलब है ये क्या है ट्रू, बोथ आर कंडीशन आर ट्रू, तो देन वर्क में एलोकेशन को ऐड कर देंगे, जो P2 की जो एलोकेशन होगी उसको, उसमें वर्क को ऐड करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो प्रीवियस स्लाइड में क्या था,
वर्क हमारे पास क्या था 0 1 0, तो एलोकेशन क्या है P2 का, एलोकेशन 303। अब इन दो को आपस में क्या करना है, ऐड अप कर देना है, सम अप कर देना है। अब ए को एक से ऐड करना है, बी को बी के साथ, और सी को सी के साथ ऐड अप कर देना है। तो 0 + 3 3, 1 + 0 1, 0 + 3 3। अब 9 वर्क क्या आएगा 3 1 3। तो ये हो गया। अब इसके साथ सीक्वेंस क्या क्रिएट होगी, सीक्वेंस क्या बनेगी, 9 सीक्वेंस इज P0, नेक्स्ट क्या आएगा प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट P0 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसके साथ जो हमारे पास एक टेबल जो बना हुआ है P0 P1 P2 P3, तो कहाँ तक हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया। फर्स्ट P0 को T कर देंगे, P1 पेंडिंग रह गया था क्योंकि वो फुलफिल कंडीशन नहीं हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। तो P2 भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, सिस्टम से बाहर निकल गया। अब P3 और P4 को चेक करना है। नाउ टू चेक द प्रोसेस P3, I = 3, तो वर्क हमारे पास क्या है, ये जो हमें ऐड अप करने के बाद 3 1 3, तो फिनिश ऑफ 3 = F, फॉल्स ही है ना, ऊपर देखें प्रोसेस P3 क्या है, फॉल्स है, F है। तो दिस कंडीशन इज ट्रू एंड रिक्वेस्ट 3 <= वर्क। अब P3 का जो रिक्वेस्ट का कॉलम है उसमें देखें 1 0 0 होगा, रिक्वेस्ट ऑफ P3 की <= 3 1 3। अब 1 जो है वो 3 से लेस है, 0 1 से लेस है, 0 3 से लेस है। तो दिस कंडीशन इज ट्रू, दो बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो देन वर्क इज वर्क प्लस एलोकेशन, तो वर्क में एलोकेशन को ऐड अप कर देना है अगर कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन अब हमारे पास वर्क क्या है 3 1 3 है, और एलोकेशन ऑफ P3 क्या है 2 1 1। तो इससे वर्क क्या बन जाएगा, वर्क अपडेट होता जाएगा इस तरह, वर्क = 5 2 4। तो इससे सीक्वेंस क्या क्रिएट होगी, क्योंकि P3 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो सेफ सीक्वेंस में सेव हो जाएगा P0 P2 और P3। ओके, तो इससे हम P3 को T से अपडेट कर देंगे, ट्रू कर लेंगे, ताकि ये टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। T P3 तक सक्सेसफुली हो गया। अब हमने क्या देखना है, अब हम P4 को पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं, P1 को भी कर सकते हैं। तो पहले हम P4 को चेक करते हैं। फॉर P4 I = 4, और वर्क हमारे पर क्या है यहाँ पे 5 2 4, या I = 4। P4 को देखिए वर्क क्या है, अपडेट वर्क क्या है, वर्क अवेलेबल इनिशियलाइज जब करते हैं वर्क = अवेलेबल होता है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास 5 2 4। तो फिनिश ऑफ 4 = F, तो F ही है P4 ट्रू, एंड रिक्वेस्ट ऑफ 4 <= वर्क। अब प्रोसेस जो P4 है, P4 मतलब 5th प्रोसेस है, तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो क्या होगा 002 रिक्वेस्ट है P4 की, <= वर्क 5 2 4। तो दैट इज़ ट्रू, 0 <= 5 ट्रू, 0 <= 2 2 <= 4 दैट इज़ ट्रू। तो बोथ कंडीशन आर ट्रू। देन वर्क = वर्क प्लस एलोकेशन, तो 5 2 4 वर्क है। इसमें जो P4 का जो एलोकेशन है, एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, वो हम ऐड कर देंगे अवेलेबिलिटी के अंदर, वर्क के अंदर। तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 4 + 2 6। अब अपडेट वर्क क्या बन गया 5 2 6। इस तरह हमारे पास एक P1 रह गया, बाकी P0 P2 P3 P4 सक्सेसफुली टर्मिनेटेड एग्जीक्यूटेड, इसलिए इसमें हमने T से अपडेट कर दिया। तो सीक्वेंस, इससे सीक्वेंस क्या बनेगी P0 P2 P3 P4 विद रिजल्ट इन फिनिश ऑफ I = ट्रू फॉर I। तो अभी हमने P2 को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमें डेडलॉक नहीं होगा। तो फर्दर हम चेक करते हैं P1 को, P2 को नहीं, सॉरी P1 को। नेक्स्ट स्लाइड।
एट द एंड आई चेक या वही चेक आई इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 को चेक करें ना, तो यहाँ पे वर्क हमारे पास क्या है 5 to 6 है, तो फिनिश ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ, पी ऑफ 1 क्या है फॉल्स है, ट्रू, एंड रिक्वेस्ट ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू वर्क, और P1 की जो रिक्वेस्ट है वो क्या है 202 इज लेस देन इक्वल टू 5 to 6, दैट इज़ ट्रू। तो बोथ आर ट्रू। तो जब ट्रू आ जाएगी कंडीशन तो वर्क में एलोकेशन को एडअप कर देना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन 5 to 6 प्लस 200। अब वर्क हमारे पास क्या है 5 to 6 है, और P1 का जो एलोकेटेड रिसोर्सेज है वो क्या है 200। तो इससे 5 + 2 7, 2 + 0 2, 6 + 0 6, तो इट मीन्स 7 to 6 इज सेम एज ओरिजिनल रिसोर्सेज ABC। जो ओरिजिनल रिसोर्सेज है ना वो हमारे पास क्या थे, तो जो ओरिजिनल रिसोर्सेज थे क्वेश्चन के अंदर रिसोर्स इंस्टांस टाइप, तो 7 to 6 थे, तो इट इज़ ट्रू। तो सो सीक्वेंस आर P0 P2 P3 P4 P1, that is called safe sequence। finish is true। finish में क्या हो गया, जो all 5 processes are terminated successfully, T P0 P2 P0 P1 P2 P3 P4 are successfully terminated, so system is not in a deadlock, तो इसलिए सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। तो सीक्वेंस क्या क्रिएट हुई है, सीक्वेंस P0 P2 P3 P4 P1, अगर इस टाइप की सीक्वेंस हो तो इसमें डेडलॉक नहीं हो सका। ये सीक्वेंस जो क्रिएट हुई है P0 P2 P3 P4 P1 will result in finish of I is equal to true for all I। This is the solution of डिटेक्शन एल्गोरिथम। तो इससे हमें डेडलॉक को डिटेक्ट करने का मेथड पता लग गया है, जो हमने 4 स्टेप किए तो उसको हमने फॉलो किए, उससे हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। लास्ट में देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक कंटेन 2 parts, process termination and resource preemption। So now we discuss process termination is also to kill the process, to killing the process, killing all process involved in the deadlock, killing process one by one, after killing each process check for deadlock, again keep repeating the process till system recover from deadlock। मीन्स जितने भी प्रोसेस हैं डेडलॉक स्टेट के अंदर, इट मीन्स अनसेफ स्टेट के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं ऑल प्रोसेस, तमाम को क्या करना है 1 by 1 टर्मिनेट करना है। एक टाइम पे एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा, और ये स्टेप रिपीट होता रहेगा जब तक सिस्टम रिकवर नहीं हो जाता डेडलॉक से, दैट इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं रिसोर्स प्रीम्पशन, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, रिसोर्स प्रीम्पशन। Source preemption means resources are preempted from processes involved in deadlock. Preempted resources are allocated to other processes so that there is a possibility of recovering the system from deadlock. In this case, the system goes into the starvation. It means जो प्रोसेस आपके डेडलॉक के अंदर होते हैं, डेडलॉक स्टेट के अंदर हैं, तो उससे रिसोर्सेज प्रिम्प्ट कर लिए जाते हैं। मीन्स उससे वो रिसोर्सेज लेके फ्री करें कि वो वेटिंग में होते हैं जब तक अनसेफ में, जब तक सेफ स्टेट में नहीं आते, वो वेट करते हैं उन रिसोर्सेज का। वो रिसोर्सेज उनसे रिलीज़ होते हैं, फिर वो रिसोर्सेज जो दूसरे प्रोसेस हैं जो रनिंग स्टेट के अंदर हैं उनको दे दिए जाते हैं। प्रिमिटिव रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस सो दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक। तो इससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है कि आपके सिस्टम को रिकवर किया जा सकता है डेडलॉक से। तो इन दिस केस द सिस्टम गोज इनटू स्टार्वेशन।
तो इस केस से सिस्टम कहाँ जाता है, स्टारवेशन में चला जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, सिलेक्टिंग अ विक्टिम, रोल बैक, स्टारवेशन। विक्टिम क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ प्रोसेस सेम टाइम पे हैं तो आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं जिसकी कास्ट सबसे मिनिमाइज हो। तो आपको कास्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है प्रोसेस की। इस प्रोसेस की कास्ट मिनिमाइज होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो उस प्रोसेस को पहले सेलेक्ट करना होता है फॉर एलोकेशन, फॉर रिसोर्स एलोकेशन के लिए। ओके। और रोल बैक क्या होता है, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट। सेफ स्टेट को दोबारा रिटर्न करते हैं ताकि प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जाए फॉर दैट स्टेट। इस स्टेट के अंदर दोबारा प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जा सके ताकि डेल लॉक को रिकवर कर सके। सेफ स्टेट में वो प्रोसेस होते हैं जो डेल लॉक में नहीं होते, अनसेफ स्टेट में डेल लॉक आ सकता है। और स्टारवेशन क्या होती है, अगर आपके सेम प्रोसेस हैं, मे ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम। अगर सेम प्रोसेस अकर हुए तो आप उसकी मिनिमाइज कास्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। इंक्लूड नंबर ऑफ रोल बैक इन कास्ट फैक्टर। तो नंबर ऑफ रोल बैक को भी कास्ट फैक्टर की कास्ट फैक्टर की बेस पे आप रोल बैक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कि सेफ स्टेट को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं कास्ट की बेस पे। दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, डेल लॉक। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करके इसको पढ़ना है चीज़ों को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस सेमेस्टर का, नेक्स्ट लेक्चर। तो जहाँ तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड ऑफ द चैप्टर 7। अल्लाह हाफ़िज़।